हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने एक प्रश्न तैयार किया है। हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल के अवदान अथवा योगदान पर प्रकाश डालें। यह प्रश्न जो है MSD 5 जो हिंदी का MA का एग्ज़ाम है सेकंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। MSD 5 से ये प्रश्न है, हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल के अवदान या योगदान पर प्रकाश डालें। मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले जिसमें मैंने MSD 5 के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को समाहित किया है और मैंने ये अपने लिए नोट्स बनाए हैं। ये मैं अपने दोस्तों के साथ साझा कर रही हूँ। देखिए आप, इसमें सबसे पहले भूमिका लिखना चाहिए। जब कोई प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं तो एक भूमिका होना चाहिए उसका। तो भूमिका में मैंने लिखा है, आलोचना या समालोचना किसी वस्तु या विषय को कि उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विद्या है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से मानी जाती है। समालोचना का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह देखना। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के युग पुरुष हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य साहित्य का प्रसार के द्वितीय उत्थान के अंतर्गत समालोचना पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, पर यह सब आलोचना वही रंग बातों तक ही रही। भारत के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म तथा मानसिक वृत्ति की समालोचना कम दिखाई देती है। ये उनकी कही हुई बात है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने कहा है, मेरी बुद्धि निकल पड़ी है आलोचना के लिए, लेकिन हृदय को लेकर साथ चली है। जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैं इसमें डालती गई हूँ। आगे पीछे थोड़ा होता गया है। हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, चिंतक, आलोचक, उत्कृष्ट निबंधकार, दार्शनिक, सिद्धहस्त कवि और क्षीण विवेक से संपन्न संपादक तथा सफल अध्यापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। 1908 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक का समय शुक्ल जी के मानसिक बौद्धिक विकास के निखार और उत्कर्ष का है। आलोचना उन विद्याओं में से है जो पश्चिम साहित्य की नकल पर नहीं बल्कि अपने साहित्य को समझने, बूझने और उनकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के परिपक्वता शुक्ल युग में आकर मिली। इस युग के केंद्रीय समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं। यद्यपि उनके समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, शुक्ल जी ने आलोचना के तेवर व क्लेवर में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया। इस भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके समय में और भी समीक्षक थे, यहाँ पे उनकी बात की गई है। शुक्ल जी की दृष्टि वैज्ञानिक, प्रगतिशील एवं इहलौकिक थी। शुक्ल जी इस एक युग विशेष विधेयक और आलोचनात्मक मानदंड के निर्माता हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को नई दिशा एवं नई जमीन दी है। हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का रहा है, उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का रहा है, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके द्वारा तैयार किए गए प्रतिमान मौलिक और प्रौढ़ थे। शुक्ल जी की सैद्धांतिक दृष्टि, आलोचना के क्षेत्र में जो शुक्ल जी की दृष्टिकोण थी, आगे हम उसको देख रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा शुक्ल जी की सैद्धांतिक दृष्टि। शुक्ल जी की समीक्षा सैद्धांतिक थी। समालोचना की उन्होंने समीक्षा के प्रतिमान तय किए जिस पर आगे की पीढ़ी अग्रसर रही। दूसरा पॉइंट हम इसमें तैयार कर सकते हैं, समीक्षा की तार्किक दृष्टि। उनकी जो दृष्टि थी वो बहुत ही तार्किक थी और उन्होंने लोक मंगलवादी जैसे उच्च आदर्शों को लेकर समालोचना की थी। विशेषात्मक दृष्टि, उनकी दृष्टि विश्लेषणात्मक भी थी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से वे उच्च कोटि के समीक्षक थे। जाति, वातावरण तथा क्षण, इन तीनों तत्वों को उन्होंने
काव्य की आत्मा में झांक कर देखा। जो भी उन्होंने समालोचना की उसमें जो जाति थे, वर्ण थे, वातावरण थे, इन सबको उन्होंने अंदर तक उसमें जाकर देखा था। व्यवहारिक दृष्टि, व्यवहारिक तौर पर उन्होंने आलोचना के लिए हृदयता को आवश्यक माना। उनका कहना था कि व्यवहारिक तौर पे हम हृदय से चीज़ों को देखेंगे तो सही समालोचना की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि, वे इतिहास के प्रति सजग थे। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, वाल्मीकि, कालिदास को प्रासंगिक व पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि, फिर से मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका जो चीज़ों को देखने का जो ऐतिहासिक दृष्टि था वो भी बहुत ही पारखी था, और उन्होंने पुराने जो लेखक थे, ऐतिहासिक लेखक थे, उनके बारे में भी अपनी परख दिखाई, परख रखा उनकी, और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समीक्षात्मक तौर पे निरीक्षण किया। मौलिक दृष्टि, जो उनकी दृष्टि थी वो मौलिक भी थी, और उन्होंने चीज़ों को नवीन तरह से भी देखा था। हिंदी के मौलिक समीक्षा शास्त्र की नींव उन्होंने रखी थी। शोध प्रविधि, आलोचना में शोधात्मक पैनी पार की नज़र का प्रयोग कर खुद को शीर्ष बिंदु पर रखा। शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व एवं विकसित है। वैज्ञानिक दृष्टि, शुक्ल जी की दृष्टि वैज्ञानिक, प्रगतिशील एवं इहलौकिक थी। आधुनिक दृष्टि, शुक्ल जी की रचनाओं के कारण हिंदी की समालोचना ने नए युग में पदार्पण किया। हिंदी साहित्य की किसी एक विद्या को कभी किसी एक साहित्यकार ने इतना अधिक नहीं प्रभावित किया था जितना कि शुक्ल जी ने किया था। उनकी जो आलोचना थी वो आधुनिक तौर पे भी बहुत ही उत्कृष्ट थी। अनुवाद की व्यापकता, लगभग 14 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने एडिशन के एसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। मेगास्थनीज के भारत विवरण, राखालदास बंदोपाध्याय के बंगला उपन्यास शशांक, और एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का पदबंध अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया। हैकल की पुस्तक रिडिल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया। इस पुस्तक की भूमिका 155 पृष्ठ की लिखी। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रेम और करुणा संबंधी विवेचना। तुलसीदास शुक्ल जी के प्रिय आदर्श कवि हैं। उन्होंने तुलसीदास की समालोचना में कहा, हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वामी जी में है, जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारी जनता के गले का हार हो गई है। शुक्ल जी राम कथा के भीतर अनेक अत्यंत मर्मस्पर्शी स्थानों का उल्लेख किया है। इनमें भी सबसे अधिक मर्मस्पर्शी उन्हें राम वन गमन प्रसंग लगता है, क्योंकि उनके द्वारा राम जीवन के व्यापक कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। राम वन गमन उनके लोक रक्षा में प्रवृत्त होने की भूमिका है। यहाँ पे मैंने रामचरितमानस से कोट किया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, शोभा सिंधु विचारी, हर्षित महतारी मुनिवनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुधन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। मैंने ये वाला लाइन लिया है वहाँ से, रामचरितमानस से। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा और मुझे ये याद है, तो मेरे लिए आसान था इसको याद करना और कोट करना। एक सुंदर राजकुमार के छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलने और वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है। सौंदर्यशील और शक्ति से आयुक्त राम का यह रूप करुणा से प्रेरित है, उन्होंने ऐसा माना था। और यहाँ पे एक और कोट वहीं से कर रही हूँ मैं, रामचरितमानस से। जय राम रमारम नम सबनम, भवताप भयाकुल पाही जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाही प्रभो। उन्होंने सूरदास की भी बात कही है। सूरदास सिद्ध अवस्था के कवि थे, ऐसा उनका मानना था।
शुक्ल जी करुणा और रस प्रेम को दो स्वतंत्र भाव मानते थे। सूरदास को उन्होंने प्रेम का, जिनके अंतर्गत पालन और रंजक आते हैं, कवि माना है, और तुलसीदास को करुणा का, जिनके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है, कवि माना है। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम का ही अपने काव्य के लिए चुनने के कारण सूरदास आनंद की साधना या प्रयत्नावस्था के नहीं, सिद्धावस्था के कवि हैं। शुक्ल जी ने सुझाया है कि कृष्ण चरित्र में भी करुणा नामक बीज भाव के प्रसार का पर्याप्त अवकाश था, किंतु सूर की वृत्ति इस ओर नहीं रमी है। सूरसागर के उत्कृष्ट वे हैं जहाँ कवि ने बाल कृष्ण की लीलाओं का और गोपियों के संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है। बाल लीला वर्णन में सुर काव्य की उत्कृष्टता का रहस्य स्वाभाविकता है। यहाँ पे मैंने कोट किया है, सूरदास का है ये। सुन मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल क्यों ली नो, तू जसुमती कब जायो, सुन मैया मोरी दाऊ बहुत खिजा। शुक्ल जी को सुर का संयोग वर्णन भी अच्छा लगता है, क्योंकि बाल लीला के समान कृष्ण की प्रेम लीला भी प्राकृतिक और कार्य क्षेत्र की पृष्ठभूमि में वर्णित होती है। सच्चा प्रेम साहचर्य जनित होता है, आकस्मिक या दुर्घटना के रूप में नहीं। सूर के वियोग वर्णन में भी शुक्ल जी ने ऐसे ही अंशों को पसंद किया है, जहाँ कर्मरत सहज जीवन के बीच वात्सल्य और वियोग की मार्मिक झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ पे ये झलक इन पंक्तियों से पता चलता है, जो मार्मिकता है इनकी। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, रांची ये बतिया सुनी रूखी। ये मैंने बाद में कोट किया, इसलिए थोड़ा आगे पीछे करके लिखना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सूफी मत के बारे में भी कहा है, इसकी भी आलोचना की है। जैसी और सूफी कवियों की जिस विशेषता ने शुक्ल जी को सबसे अधिक आकृष्ट किया है, वह प्राकृतिक वर्णन है। नागमती के विरह वर्णन को शुक्ल जी ने हिंदी में अद्वितीय कहा है। कर्ब प्रीति कठिन है राजा। इसमें जो नागमती का कहना है कि जो प्रीत है वो करना बहुत ही कठिन है। यहाँ से मैंने एक लाइन लिखा है, जिसमें सीता की भांति नागमती रानीत्व छूट गया है और महलों में रहने वाली रानी साधारण नारी की भांति बन बन विलख रही है। शुक्ल जी ने कविता के विषय में लिखा है कि वह हमें लोक सामान्य भावभूति पर खड़ा कर देती है। जिस तरह से सामान्य लोग दुख सुख भोगते हैं, उसी तरह से नागमती का चरित्र यहाँ पे दिखाया गया है। शुक्ल जी इसके बारे में कहते हैं, तब लगी दुख प्रीतम नहीं भेटा, जब भेटा जन्म जन्म दुख मेटा। उसके बाद मैंने 14 पॉइंट इसमें डाला है, स्वच्छंदतावादी आलोचना। शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी को सच्चे आदर्शों में स्वच्छंदतावादी कवि माना है। उनके अनुसार इन कवियों में स्वच्छंदता का स्वाभाविक विकास है। वे अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवियों के अंधानुकरण को गलत मानते हैं, क्योंकि रीतिकाल या भारतेंदु काल के अंत में जो परिस्थिति थी, वही परिस्थिति स्वच्छंदतावाद के समय इंग्लैंड की नहीं थी। खरी बोली, पद के लिए सुंदर लय और उतार चढ़ाव के कई नए ढांचे निकालने के लिए श्रीधर पाठक की उन्होंने प्रशंसा की थी। छायावादी आलोचनात्मक दृष्टि, उन्होंने छायावाद का भी आलोचनात्मक दृष्टि अपना प्रस्तुत किया था। तो शुक्ल जी का कहना है कि नए कवियों अर्थात छायावादी कवियों को अपनी काव्य परंपरा का विकास करना चाहिए। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के विरोधी थे। वे ऐसे रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र में के बाहर की चीज समझते थे। हिंदी के छायावादी आंदोलन को उन्होंने बाहर का अंधानुकरण माना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने समसामयिक कवियों में प्रसाद पंत निराला प्रमुख थे। ये कवि शुक्ल जी की इस धारणा से सहमत नहीं थे कि छायावाद का स्रोत विदेशी है। निष्कर्ष, उन्होंने साहित्य के इतिहास में भूमिका लिखा, काल विभाजन, नामांकन और विश्लेषण का नमूना पेश किया। उन्होंने मध्यकाल का नामांकन भक्तिकाल और रीतिकाल किया, जिसे स्वीकार किया गया। आदिकाल के को वीरगाथा काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहा, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को समझने की एक दृष्टि प्रदान के बाद के
आलोचकों को अपनी बात कहने के लिए शुक्ल से लोहा लेना पड़ा। उनकी बातें बहुत वजनदार थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्ल की जो बात थी वो बहुत ही वजनदार थी, और उनके बाद जो समालोचक आए उन्हें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए रामचंद्र शुक्ल से लोहा लेना पड़ा। उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सिद्धों का नए सिरे से मूल्यांकन किया। साधारणीकरण और सहृदय की अवधारणा पर लंबी किताब है। काव्य लक्षण पर प्रतिक्रिया दिया। जिन भारतीय पुरोधा आलोचकों को आज हम पढ़ते हैं, उनको उन्होंने ही आधार प्रदान किया। वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड, सबके बारे में उन्होंने बताया। लेखक में ललक पैदा करने का कार्य आलोचक करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई। ऐसे ऐसे मनोविकारों संबंधी सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखे, वो मुद्दे सुलझा लिए गए। उन्होंने असाधारण व्यक्तित्व का परियोजना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपना। और अगर आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन का आंसर, तो आप कृपया करके इसको पढ़ें और अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।